अच्छा भाई, हमने लास्ट जो अपने पास चीज पढ़ी थी वो था मास कंसेंट्रेशन। और मास कंसेंट्रेशन से मुराद क्या है, यानी कि एटम का जो ओवरऑल मास है वो किस जगह पाया जा रहा है। तो हमने बताया था, हमने अपने पास डिफरेंट पार्ट्स में देखा, हमने न्यूक्लियस को भी देखा कि भाई न्यूक्लियस जो होता है वो सेंट्रली पॉजिटिवली चार्ज एरिया होता है। फिर मास कंसेंट्रेशन में हमने बताया कि ओवरऑल एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। ओवरऑल एटम का मास कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा होता है। सही है। तो अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है जो नेक्स्ट है वो है नेचर ऑफ एटम। देखो, नेचर ऑफ एटम से मुराद क्या बात है? नेचर ऑफ एटम में हमारे पास क्या बताया जाता है कि भाई हमने एटम के अंदर क्या क्या चीजें देखी थी। हमने देखा एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, हमने देखा एटम में एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो एटम, ओवरऑल एटम कैसा है? कहते हैं एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। एटम ओवरऑल कंसिडर करूं मैं, मतलब हम ये बात जानते हैं कि किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और उसके गिर्द हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो पाए जा रहे हैं, प्रोटॉन्स की बात करूँ, न्यूट्रॉन्स को छोड़ देते हैं कि दे आर द न्यूट्रल वंस। मैं बात करूँ प्रोटॉन्स की, और जो शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर मैं उनकी बात करूँ, तो दे आर ओवरऑल इक्वल टू ईच अदर। वो आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। कहा जा रहा है एटम एज अ होल इज न्यूट्रल बिकॉज द पॉजिटिव and the negative charges, sorry, charged particles are equal in amount. स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या भाई? है भाई? स्क्रीन शो हो रही है नहीं हो रही? तो सैफ, तुम्हारा क्या मसला था भाई? सही है भाई। कहा जा रहा है कि एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। एटम ओवरऑल कंसिडर करें तो वो एक न्यूट्रल एरिया है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, एक न्यूट्रल पार्ट है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है एज अ होल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बैलेंस हैं। देखो, जब हमारे पास, हम ये बात जानते हैं कि एटम पर पॉजिटिव चार्ज भी आता है, एक एटम पर नेगेटिव चार्ज भी आता है, लेकिन जब किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। जब किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है। बात यहाँ तक आप मेरी समझते हैं? लेकिन एटम ओवरऑल, उसे हम आयन कहते हैं, उसे हम एटम नहीं कहते। लेकिन अगर एटम की बात करूं तो एटम होता ही न्यूट्रल है, जिस पर चार्ज ना हो वो एटम है। और चार्ज क्यों नहीं होता? चार्ज ना होने की वजह क्या होती है? क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस इक्वल होते हैं। दोनों चार्जेस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और प्रोटॉन्स की तादाद दोनों हमेशा बराबर रहती हैं एक दूसरे से। बात समझ में आ रही है? वकास खालिद की बात कर रहे हो? मेरे पास तो लिस्ट में कोई वकास खालिद नहीं आ रहा बेटा। अच्छा भाई, आगे बात करते हैं। फिर कह रहे हैं पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वकास खालिद नहीं है मेरे पास। तो सैफ, उसको बोलो अपने नाम से आ जाए। मेरे पास वकास खालिद तो कोई भी नहीं आ रहा बेटा। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई मुझे बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन हमारे एटम में कहाँ है? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है? देखो, हम जानते हैं कि एटम में जो सेंट्रल एरिया है न्यूक्लियस, उसमें है प्रोटॉन और उसमें है न्यूट्रॉन। दोनों यहाँ पर मौजूद हैं बहुत सुकून के साथ। लेकिन हम ये बात ये भी जानते हैं कि भाई एक एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होने के साथ साथ फिर हमारे पास बिल आखिर जो ओवरऑल एरिया बचता है, जो ये हमारे पास पार्ट बचता है,
जैसे हमने एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट भी कहते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। जो आसान अल्फाज में कहूँ तो अपने ऑर्बिट्स में, अपने शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बात समझ रहे हैं? उसको बोलो ना वकास खालिद के नाम से आ जाए। यहाँ पे दुआ खान आ रही है, कोई मैं दुआ खान को वकास खालिद समझ के ऐड कर लूँ क्या? बेवकूफ आदमी। वकास खालिद, वकास खालिद क्या है? नाम ही नहीं है वकास खालिद, यहाँ तो दुआ खान आ रहा है। चाहिए पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बात करते हैं अब हम। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus. Electron revolves around the nucleus with the constant speed, with the constant speed. इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है लगातार एक कांस्टेंट स्पीड में, इन इट्स ऑर्बिट। इन इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में लगातार वो घूम रहा है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। अच्छा, इस चीज को हम सिमिलर करते हैं। सिमिलैरिटी किस चीज से देते हैं हम? इस चीज को सिमिलैरिटी किससे देते हैं? इन इट्स ऑर्बिट, लाइक द प्लैनेट्स revolves around the sun, like the planets revolves around the sun। हम जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, सेंटर में सन है, इसके गिर्द जो है वो एक प्लैनेट ये घूम रहा है, एक प्लैनेट ये घूम रहा है, फिर एक प्लैनेट ये घूम रहा है। इस तरह से प्लैनेट जो है वो सन के गिर्द घूम रहे हैं। इस तरह से ये जो प्लैनेट्स हैं ये सन के गिर्द घूम रहे हैं। बात समझ रहे हैं? इसी तरह बताया गया कि ये जो सन है, इट्स जस्ट लाइक द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और इसके गिर्द सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके गिर्द, एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तमाम जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते रहते हैं। बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई? सही है भाई। तब आगे की जानिब हम चलते हैं। यहाँ तक के पॉइंट सबको समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक का मामला? कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, बेसिकली इसे मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो है अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो पहले, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे की जानिब चलते हैं। सातवां हमारे पास एक और है, एनर्जी रेडिएशन। देखो लफ्ज रेडिएशन आ गया, लफ्ज रेडिएशन आ गया। हाँ मेरा बेटा एक आया था, वो कर लिया मैंने एक्सेप्ट, शहजादे सैफ कर लिया। रेडिएशन का लफ्ज जब भी आ जाए आप समझ जाइए कि कोई चीज, एनर्जी या कुछ भी हमारे पास एटम से बाहर निकल रहा है। याद रखो, एटम से कोई भी चीज बाहर निकलती है हम उसे रेडिएशन ही कंसिडर करते हैं। हम उसे क्या कंसिडर करते हैं? रेडिएशन ही कंसिडर करते हैं। तो अब कहा क्या जा रहा है भाई? एनर्जी रेडिएशन क्या होगी? आइए लिख लेते हैं इसको। कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस constantly and emits energy continuously. Electron revolves around the nucleus constantly and emits energy continuously.
attracted towards the nucleus and ultimately fall into it. बात को जरा गौर से समझना है, ये पॉइंट जरा गहरा है, इसमें मामलात जरा हमें समझने वाले खासे हैं। कहते क्या है पॉइंट में, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्स्टेंटली। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द लगातार घूम रहा है। यहाँ तक बात हम जानते हैं, अभी हमने पिछले पॉइंट्स में भी इनको देखा, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द लगातार घूम रहा है। मैं इसको थोड़ा सा समझाता चलूँ इस अंदाज में कि ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लगातार न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है। ये जो जुमला कहता है, ये जुमला क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्स्टेंटली एंड इट इमिट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली। ये लगातार एनर्जी रिलीज करेगा, ये लगातार एनर्जी रिलीज करेगा। अब एनर्जी मतलब क्या भाई, एटम के अंदर एनर्जी इलेक्ट्रॉन ही तो है। ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करे जा रहा है लगातार, लगातार ये अपने अंदर से जैसे जैसे मूव कर रहा है। हम ये बात जानते हैं ना, हम ये बात जानते हैं कि भाई कोई बॉडी मूव करती है तो उसे बॉडी को मूव करने के लिए, बॉडी को कुछ भी काम करने के लिए, वर्क डन करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ऐसी होता है या गलत कह रहा हूं मैं? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना बॉडी को मूव करने के लिए, एनर्जी रिक्वायर्ड। भाई आपने एक बाइक ली, उस बाइक को मूव करा रहे हैं, बाइक को मूव कराने के लिए, मतलब बाइक को आप चला रहे हैं, चलाने के लिए भी आपको फ्यूल चाहिए, एनर्जी दरकार है उसके अंदर, उसमें भी एनर्जी दरकार है। आपको बात आप मेरी समझ रहे हैं? अच्छा, एनर्जी दरकार है, वो बाइक चल रही है, एनर्जी चल रही है, चल रही है, एकदम रुक गई। व्हाट डू थिंक क्या हुआ, ये बाइक रुक गई? सिंपल एक ही सर, फ्यूल खत्म हो गया होगा, एनर्जी खत्म हो गई। भाई लाजमी बात है, ये चल रही है, ये जितनी देर मूव करी, इसकी इस मूवमेंट के दौरान, इसकी इस मूव, ये जो यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट हुई, इस मूवमेंट के दौरान इसने एनर्जी का यूज किया जो अपने अंदर से रिलीज करती चली गई। इसी तरह से रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है, और लगातार घूमने के लिए वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज कर रहा है, और वो एनर्जी बेसिकली क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है, वो एटम से बाहर निकलती जा रही है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्स्टेंटली, वो लगातार घूम रहा है, इमिट कर रहा है एनर्जी को, लगातार कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, आप और मैं हम सब ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अब अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद है, ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद है, प्रोटॉन तो होता है पॉजिटिवली चार्ज एरिया, प्रोटॉन तो हैवी पॉजिटिवली चार्ज एरिया है ना। मैं ये कहूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ये एक प्रोटॉन, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है इसकी जानिब अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, आप क्या समझते हैं? ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की जानिब अट्रैक्ट होता है या नहीं होता? नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, हैवी पॉजिटिव चार्ज। क्या समझते हैं आप इस बात में? अट्रैक्शन होगी, लाजिम सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव एरिया न्यूक्लियस, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होगी। लेकिन अब जरा गौर से मेरे इस फिनोमेना को समझो, इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, लगातार घूम रहा था, उसके पास एनर्जी थी, लगातार चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, एज द रदरफोर्ड सेड, लगातार चल रहा था, और चलते चलते लगातार अपने अंदर से एनर्जी भी रिलीज करता जा रहा था। कारून के खजाने, हमारे यहाँ एक मिसाल ऐसी दी जाती है, हम सब जानते हैं कारून को, उसके पास बहुत खजाना था। मिसाल ये दी जाती है कि कारून के खजाने को भी अगर लगातार खर्च किया जाए तो वो भी खत्म हो जाएगा। कारून के खजाने को भी अगर लगातार खर्च किया जाए तो वो खत्म हो जाएगा। तो इसकी तो फिर एनर्जी है, छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एनर्जी है, वो लगातार मूव कर रहा है, तो इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। एक दिन आएगा, एक वक्त आएगा कि इसकी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। और जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो बाइक रुक गई थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन आके कहाँ गिरेगा, इलेक्ट्रॉन आके कहाँ गिरेगा, इलेक्ट्रॉन आके गिरेगा न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन आके कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ये बताया गया इस पॉइंट में। हमें बात यहां तक समझ में आ गई सबको?
बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई ना मेरे बेटे? चलो आगे की जानिब चलते हैं। देखो मैं एक छोटी-सी मिसाल दे दूँ, हमने 7 हमने जो है वो असम्पशन्स पढ़े रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के। हमने सबसे पहले 3 उनकी ऑब्जर्वेशंस पढ़ी थी, जो मैंने आपको 3 एग्ज़ाम्पल से समझाई थी। फिर आपने लास्ट वीक का लेक्चर देखा, जो मैंने आपको लेक्चर दिया था। वो लेक्चर आप लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर देखा, उसमें आपको ख़ासी बात समझ में आ गई होगी। अब ज़रा गौर से समझना है मेरी इस सिचुएशन को, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, उस बात को ज़रा आपने बहुत गौर से समझना है। बात क्या है? मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस वक़्त 6 बजने वाले। आप कहेंगे हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस वक़्त 6 बजने वाले। मैं कहूँ इस वक़्त शाम के 6 बजने वाले। आप कहें, सर हाँ, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, शाम के 6 बजने वाले। मैं कहूँ कि इस वक़्त जुम्मे की शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप कहेंगे नहीं सर, मैं एक जुमले को पूरा जुमला एक साथ मिला देता हूँ। मैं कहता हूँ 6 बजने वाले हैं, शाम के 6 बजने वाले हैं, जुम्मे की शाम के 6 बजने वाले हैं। क्या आप मेरी पूरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगे या बात में से कुछ हिस्से पे से इत्तेफ़ाक करेंगे? बताओ मुझे। आप मेरी पूरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगे या कुछ हिस्सा होगा ऐसा पर्टिकुलर जिससे आप मेरी बात से आप कहेंगे हाँ सर, आपकी जो पूरी बात थी ना 6 बजने वाले हैं सर, मैं इससे इत्तेफ़ाक कर रहा हूँ। शाम के 6 बजे सर मैं इससे भी इत्तेफ़ाक करता हूँ। लेकिन सर जुम्मे के नहीं, आज तो पीर है सर, मंडे। मंडे पीर की शाम के 6 बजने वाले हैं, ये बात सही होगी, लेकिन आपकी बात गलत थी। तो देखो हमने 7 पोस्टुलेट्स पढ़े, ये 6 है ना, इन 6 से मैं भी इत्तेफ़ाक करूँगा, आप भी करेंगे इत्तेफ़ाक। 7वाँ अभी तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये गलत है। बात ये है ना कि हम समझाए ऐसे रहे कि आपको लगे कि भाई ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, लेकिन ये एक्चुअली गलत होता है। ऐसा होता नहीं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, मान ली मैंने बात इतनी, कॉन्स्टेंटली, यहाँ तक सही है। इमिट्स एनर्जी कंटीन्यूअसली, ऐसा नहीं होता। और इमिट्स एनर्जी कंटीन्यूअसली मतलब एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू इट। न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा मान लिया जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके गिर जाए, तो इसका मतलब ये कि दुनिया में पिछले 100-200 साल पहले लोगों ने जो चीजें देखी थी, जो एलिमेंट्स, जो मटेरियल लोगों में दुनिया ने देखे थे, आज वो नहीं होने चाहिए थे। तो आप सवाल में डायरेक्ट जवाब के फौरन बाद आपसे मैं एक सवाल कर लेता हूँ फौरन ही, कि भाई मुझे ये बताइए कि आपके दादा ने लोहा देखा था या नहीं देखा था? क्या उन्होंने तांबा, पीतल, कॉपर, प्लैटिनम या ब्रास, ब्रोंज, ये सब चीजें उन्होंने देखी होंगी? क्या समझते हैं आप? देखी होंगी ना? चलो आपके दादा परदादा की बात करूँ तो ये 100-150 साल पीछे का एरा है। मैं लेके चलता हूँ आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में, बहुत सदियाँ पीछे, सदियाँ पीछे। क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में पानी देखा होगा? आप क्या एक आइडिया क्या लगा सकते हैं? आपका क्या माइंडसेट कहता है कि हाँ यार, उस दौर में पानी होगा कि नहीं होगा? क्या कहता है आपका दिमाग कि क्या उस दौर में पानी होगा? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में पानी देखा होगा? लाज़िम सी बात है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने उस दौर में पानी देखा था। आज आप और मैं भी पानी देख रहे हैं। अल्लाह मियाँ ने पानी का कोई टैंकर नहीं डलवाया है दुनिया में अलग से। पानी जितना था उतना ही चल रहा है और पानी आप और मैं बना भी नहीं सकते। पानी बनता नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है वाटर की। प्रिपरेशन है लेकिन प्रिपेयर करते नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो सोचो ये तो एक कोई बड़ा एटम की बात कर रहा हूँ, एक दीगर सी बात है। मैं हाइड्रोजन की बात कर लेता हूँ जो वाटर में होता है। हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही एक होता है। तो उस एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म नहीं हो रही क्या? वो घूम रहा है लगातार, ये मैं भी मान रहा हूँ, आप भी मान रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्स्टेंटली, इट्स गुड, ये बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो कहें, रदरफोर्ड साहब कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट भी कर रहा है लगातार, तो ऐसा नहीं है। अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट कर रहा होता लगातार, तो अब तक तो हाइड्रोजन की एनर्जी खत्म हो चुकी होती। हाइड्रोजन का एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में गिर चुका होता। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके गिर जाए, इसका मतलब एटम खत्म, एटम तबाह हो गया। और अगर एटम तबाह हो गया, एटम खत्म हो गया, इसका मतलब सिंपल यही है हमारे पास कि भाई ये एटम नहीं है, एटम खत्म हो गया। और जब ये हाइड्रोजन खत्म हो गया तो क्या पानी रह सकता है? क्या पानी बरकरार रह सकता है? तो आप क्या समझते हैं? क्या ये बात सही है या गलत है? क्या समझते हैं आप लोग? मैं ये सबसे पूछ रहा हूँ इस वक्त, क्या ये बात आप समझते हैं कि सही है या गलत है? क्या आपको नजर आती है? क्या ये बात गलत नजर आती है आपको? यहाँ तक की बात तो मैं भी मान लूंगा कॉन्स्टेंटली तक, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्स्टेंटली। इसके आगे की बात आपको क्या लगती है? सही है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एटम छोटा सा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई एनर्जी सप्लाई एक्स्ट्रा तो दे ही नहीं रहा ना, कोई उसको चार्जिंग वार्जिंग पे भी नहीं लगा रहा पानी को।